क्लास 10th चैप्टर 2 संघवाद और उसकी विशेषताएं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। कैसे आप पता कर सकते हैं कि किसी राज्य में या किसी देश में संघीय व्यवस्था है या नहीं। तो इसकी पहली विशेषता है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक स्तर वाली जो सरकारें हैं वो काम करती हैं। मतलब लेवल 1 पे केंद्रीय सरकार और लेवल 2 पे स्टेट गवर्नमेंट या उससे ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट और भी ज़्यादा गवर्नमेंट्स ऐड हो सकती हैं। तो मिनिमम 2 स्तर होने ही चाहिए। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। अगर हम बोलें कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, वो जो नागरिक हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो मध्य प्रदेश के नागरिक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं। और अगर हम देखें पूरे देश की व्यवस्था के अनुसार, तो केंद्रीय व्यवस्था में भी वो एक केंद्रीय सरकार के अंडर में भी आते हैं। तो देखा जाए तो अलग अलग स्तर की सरकारें भले ही होती हैं, लेकिन वो एक ही नागरिक समूह पे काम करती हैं या उनके लिए कानून बनाती हैं। लेकिन अगर केंद्रीय सरकार के कानून क्षेत्र की बात करें तो वो अलग होता है, और राज्य सरकार के स्तर की बात करें तो वो अलग होता है। विभिन्न स्तरों और सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर जो संघवाद होता है, जहाँ जिस भी कंट्री में, जिस भी देश में संघवाद होता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि कौन सी सरकार, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, कौन सी सरकार के पास कितने अधिकार होंगे, उसका वो उपयोग कहाँ कर सकती है और उनके अधिकारों की गारंटी कौन लेता है। ये सारी बातें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही मेंशन रहती हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलावों के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति भी होनी चाहिए। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि केंद्रीय सरकार चाहे तो वो कोई भी कानून, नया कानून ले आए और जो राज्य स्तर की सरकारें हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर जो राज्य सरकारें हैं उनके पास अधिकार ऐसा कभी नहीं दिया गया है संघवाद में कि वो अपने आप से कोई नया कानून या नई चीज़ बना दे जिसकी जो भनक है या जिसकी जो बात है वो केंद्रीय सरकार तक ना पहुंचे। तो संविधान में इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, संघवाद की जो सरकारें होती हैं या संविधान होता है, कि उसमें मौलिक प्रावधानों को चेंज करना या बदलना किसी एक स्तर की सरकार के हाथ में नहीं होता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्रीय और राज्य सरकारें, उनमें किसी चीज़ को लेके मतभेद हो रहा है, तो निर्णायक जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो अंतिम डिसीजन किसका होगा? जो वहाँ पर न्यायालय होगा उसकी बात को माना जाएगा। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए। अब बात तो ये है कि मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश में कोई रह रहा है, तो मध्य प्रदेश में एक ही इंसान है जो केंद्रीय सरकार के अंडर में भी आ रहा है और राज्य सरकार के अंडर में भी आ रहा है। तो क्या वो दोनों सरकारों को अलग अलग टैक्स देगा? नहीं। इसके लिए संविधान में पहले से ही मेंशन किया जाता है कि कौन से टैक्स हैं जो केंद्रीय सरकार लेगी या कौन से टैक्स हैं जो राज्य सरकार के पास जाएंगे, जिससे मतभेद उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट 7th पॉइंट, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। पहला, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। मतलब एक तो हमें यूनिटी भी बना के रखनी है कि पूरा देश एक रहे, लेकिन जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, स्पेशली अगर भारत जैसा संघ देखा जाए जहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न कल्चर हैं, तो ऐसे देशों में उनके जो क्षेत्रीय ट्रेडिशन है, कल्चर हैं, वो कहीं पीछे ना छूट जाएं।
इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना तथा एक दूसरे पर भरोसा होना। अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, मतलब दोनों चीजें देखनी है। एक तो जो राज्य स्तर या केंद्रीय स्तर की सरकारें हैं वो अपने काम को बहुत अच्छे से करें और जो नियम बांटे गए हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करें। आदर्श संघीय व्यवस्था के ये दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। अंडरलाइन दीज पॉइंट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन, कि एक दूसरे पे भरोसा रखना होता है सरकारों को और कई बातों पर अपनी जो सहमति है वो बना के चलनी होती है, जो भी देश के हित में या राज्य के हित में होता है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर किसी एक देश में संघीय सरकार कुछ अलग नियम बना रही है तो जो दूसरा संघवाद क्षेत्र है वहाँ भी वही नियम चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक देश अपने हिसाब से संघवाद की परिभाषा को बदल सकता है, लेकिन जो मॉरल है, जो मेन इशू है, जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो यही होने चाहिए। इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। क्या सोचकर संघ को संविधान ने अपनाया है, उस देश के संविधान ने क्या बात सोचकर संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई को गठित कर दिया जाए। इन दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता भी अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। मतलब होल्ड मतलब क्या होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पहली व्यवस्था में जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपनाई है कि हम राज्य तो अलग अलग हैं लेकिन हम फेडरलिज्म में, संघीयवाद में क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। जब भी हमारे ऊपर कहीं कोई अटैक आएगा या कभी हमें बचाव की, सुरक्षा की ज़रूरत होगी तो हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसी जगहों पे क्या होता है, जो केंद्र होता है वो ज़्यादा ताकतवर रहते हैं स्टेट लेवल पे। संघीय व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना या फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए गए हैं। विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें, आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो एक साथ आने वाले हैं, होल्डिंग टुगेदर, वो मतलब एक साथ हाथ पकड़ के चलते हैं कि मतलब जब हमारे ऊपर कोई संकट आएगा, जब अटैक होगा, जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम खड़े रहेंगे। लेकिन भारत और बेल्जियम जैसे देश जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कम्युनिटी है, ट्रेडिशन है, ऐसे देश क्या करते हैं कि केंद्र के पास ज़्यादा पावर रखते हैं और राज्य सरकारों के पास उस पावर को छोटा छोटा या थोड़े थोड़े भागों में बांट देते हैं, जिससे कि वो अपने लिए कुछ काम कर सके और केंद्र सरकार भी उन पे निगरानी रख सके। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनको कि थोड़े विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो जो हमारे नदर्न ईस्टर्न स्टेट हैं, मतलब जो पूर्वी उत्तरी जो राज्य हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, है ना, मिजोरम, इनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से संघीय व्यवस्था की अभी हमने विशेषताएं पढ़ी और उसके बाद ये दो तरीके से होती हैं, होल्डिंग टुगेदर, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, और दूसरा कमिंग टुगेदर, मतलब जो भारत में है कि हम सब एक साथ चल रहे हैं। कमिंग टुगेदर, हम सब एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत में संघीय व्यवस्था। अब भारत में ये फेडरलिज्म या संघ कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।